हेलो एवरीवन। जिस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसका आज लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक देखने वाले हैं। पहली टॉपिक होगी 7 निश्चय 3, ठीक है? और दूसरी टॉपिक जो होगी वो होगी समृद्धि यात्रा, ठीक है? इससे पहले नीतीश कुमार जी ने जो प्रगति यात्रा जो लॉन्च किया था बिफोर इलेक्शन, तो उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, तो उसको एनालाइज करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? समृद्धि यात्रा। बट पहले हम लोग क्या करेंगे? तो 7 निश्चय 3 करेंगे। ये 7 निश्चय 3 पे हम लोग बात करेंगे। तो 7 निश्चय जो है वो क्या है कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है। किस चीज पे बेस्ड है? तो 7 निश्चय जो बेस्ड है वो न्याय के साथ विकास पे बेस्ड है। मतलब क्या है कि आउटकम बेस्ड है, मतलब इंप्लॉयमेंट लीड है, ठीक है। और क्या करेगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा। मतलब इसका जो है, जो नीतीश कुमार जी ने बताया था इसके बारे में कि 7 निश्चय इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बेस्ड ऑन न्याय के साथ विकास टू मेक बिहार, क्या बिहार को बनाएगा? क्या आत्मनिर्भर और विकसित बिहार बनाएगा, है ना। तो ये क्या है? न्याय के साथ किस टाइप का जो प्रोजेक्ट है, जो 7 निश्चय 3 जो स्कीम है, तो उसका कोर क्या थीम होगा? कोर थीम क्या होगा? तो आप ये लिख लो कि कोर थीम क्या होगा? तो आउटकम बेस्ड होगा। आउटकम बेस्ड ये हो गया कोर थीम। और क्या होगा कि इंप्लॉयमेंट लेड होगा। इंप्लॉयमेंट लेड, ठीक है, इंप्लॉयमेंट लेड। और क्या होगा? ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आप सबको, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक। ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? 7 निश्चय 3 जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है नीतीश कुमार जी का, और ये क्या प्रमोट क्या करेगा? तो न्याय के साथ विकास देगा, जो कि कोर थीम इसका क्या रहेगा? तो आउटकम बेस्ड, इंप्लॉयमेंट लेड और ईज ऑफ लिविंग। अच्छा, ये कितना तारीख को लॉन्च किया गया था? तो 16 दिसंबर 2025 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। लॉन्च्ड ऑन 16 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। बाय किसके द्वारा? तो बिहार गवर्नमेंट विथ आउटकम ओरिएंटेड ईज ऑफ लिविंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यहां पे ना आप देख रहे हो कि आर्टिकल नंबर 38 जो कि 38 नंबर है, जो कि क्या फुलफिल करता है? डीपीएसपी को क्या बनाता है कि वेलफेयर स्टेट ओरिएंटेड काम करने का जो गवर्नमेंट को जो डायमेंशन देता है, जो एरिया देता है, तो उसके तहत ये लाया गया है फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्या डायरेक्ट 7 निश्चय 3 आ गया, या उससे पहले 7 निश्चय 1, 2 कुछ आया होगा? तो बिल्कुल आया था। तो सबसे पहले क्या आया था? तो 7 निश्चय 1 आया था। और ये कब आया था? तो इसका जो ईयर था, ईयर 2015 से लेकर के 2020 के बीच में आया था आपका क्या? तो 7 निश्चय 1। और जो सेकंड था 7 निश्चय 2, वो कब आया है? जो 7 निश्चय सेकंड है वो कब आया है? तो वो आया है आपका 2020 से लेकर के 2025 तक। और जो लास्ट जो आपका अभी का जो आप देख रहे हो 7 निश्चय 3, और ये कब से कब तक के लिए वैलिड रहेगा? तो ये रहेगा वैलिड आपका 2020 से, मतलब 2025 से लेकर के 2030 तक का ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो अच्छा, आपने बताया अभी कि 7 निश्चय 3 आ चुके हैं, तो कुछ ना कुछ काम भी होगा इनका। तो हाँ, बिल्कुल इनका काम भी था, इनमें काम भी हुआ। तो पहला का क्या एम था? जो पहला क्या एम था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, ठीक है। सेकंड पे क्या काम था कि यूथ एंड सोशल इंपावरमेंट। तो सेकंड में यूथ एंड सोशल इंपावरमेंट पे काम किया गया था। और जो थर्ड है आपका, उसमें क्या किया जाएगा? तो एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ईज ऑफ लिविंग, जिस पे हम लोग यहां पे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पे काम किया जाएगा। ओके, अब समझ में आ गया 1 2 3, ठीक। अब हम इसके आगे देखेंगे तो कुछ ना कुछ फीचर्स रहे होंगे। 7 निश्चय जो 3 आई है, तो इसके कुछ ना कुछ तो फीचर्स होंगे। तो हम लोग सबसे पहले वो लिख देते हैं, 7 निश्चय 3 फीचर्स, ठीक। 7 निश्चय 3
फीचर्स। फीचर्स पे अब हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या फीचर्स होगा। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम डेवलपमेंट है, मतलब एक स्कीम के अंदर मल्टीपल डिफरेंट स्कीम्स हैं। मतलब अभी आप आगे देखोगे कि इसके अंदर 7 पिलर्स हैं, हम 7 पिलर पे बात करेंगे। तो बट ये क्या है, इसका फीचर्स क्या है, तो अम्ब्रेला ठीक है स्कीम डेवलपमेंट है, स्कीम डेवलपमेंट ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हो अगला फीचर्स क्या है कि आउटकम ओरिएंटेड है। ये नहीं कि बन गया हो गया, आउटकम कुछ निकल ही नहीं रहा है। यहां पे क्या है, आउटकम ओरिएंटेड, सिटीजन सेंट्रिक, आउटकम ओरिएंटेड और क्या है, सिटीजन सेंट्रिक ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक है। इससे क्या होगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। और क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान देगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करेगा। तो यहां पे लिख देते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है, उस पर ध्यान देगा। इंपावर किसको करेगा, इंपावर तो यूथ है, वुमेन है, फार्मर्स है, तो सबको इंपावर करेगा। तो इंपावर यूथ, वुमेन एंड फार्मर्स etc, फार्मर्स एटसेट्रा। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब ये फीचर्स हो गए, ठीक है। ये फीचर्स हैं कि 7 निश्चय 3 के फीचर्स हैं। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो अचीव करना है हम लोग को। क्या अभी इसके बारे में बात होगा कि दुगनी रोजगार, दुगनी आय, ये सब पे अभी हम लोग बात करेंगे कि 7 निश्चय के जो पिलर्स हैं तो वो क्या क्या है, तो उस पे आते हैं। अब देखते हैं हम लोग ये 7 निश्चय के अब 7 पिलर। अब सोचो आपको याद करने में दिक्कत होती है, ठीक है, कि सातों है, सातों को कैसे याद करेंगे। तो कोई ट्रिक बता देता हूं मैं, तो वो उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखेंगे DSK, ठीक है, दिनेश कार्तिक एक क्रिकेटर थे DSK, वो यू से याद रखिएगा कि आपको क्या किए, तो SMS किए, ठीक है, SMS किए, ठीक है। कौन किए आपको SMS, तो यहां पे आप लोग ट्रिक रखिएगा कि दिनेश कार्तिक, ठीक है, दिनेश कार्तिक ने आपको क्या किया, तो SMS किया, ठीक है। इतना आप याद रख लीजिए, बस इतना से आपका ट्रिक पूरा बन गया, ठीक है। 7 निश्चय 3 का पूरा आपको ट्रिक बन गया। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो देखते हैं 7 पिलर। यहां पे देखो आप मैं कलर चेंज कर रहा हूं, हाँ डार्क कलर, DSKUSMS, ठीक है। अब इससे हम लोग समझते हैं, ये आपने अभी तक का समझ लिया कि DSK SMS, ठीक है। डी से क्या होगा, तो दुगना रोजगार, दुगनी आय। दूसरा पिलर क्या कहता है कि समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। देखो बिहार में क्या दिक्कत है, आप मुझे खुद बताओ कि रोजगार की कमी है, युवा जो है अनएम्प्लॉयड है। तो क्या पहला निश्चय क्या है, फर्स्ट निश्चय क्या कहता है कि दुगना रोजगार और दुगनी आय। पहले तो रोजगार देंगे और आय बढ़ाएंगे, ठीक है। तो रोजगार कैसे बढ़ेगा, तो आप कहोगे कह रहे उद्योग लगा दो, उद्योग लगाने से क्या होगा कि रोजगार बढ़ जाएगा। तो सेकंड आपने कहा कि उद्योग लगा दो, तो समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। दूसरा आपका हो गया पिलर कि समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। पहला क्या देखा आपने कि रोजगार की कमी है बिहार में, आपको पता होगा माइग्रेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि दुगना रोजगार यहीं बिहार में ही आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि लोग का पलायन रुक जाए, लोग का यहां पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाए। आपको पर कैपिटा इनकम भी पता होगा कि इंडिया का अप्रोक्स 1,80,000 है, ठीक है, लेकिन बिहार का सिर्फ और सिर्फ 60,000 पर कैपिटा इनकम है। तो क्या हमको उस पर काम करना होगा, तो बिल्कुल करना होगा। अभी हम लोग देखते हैं सारे पॉइंट्स को। तो पहला हो गया हमारा पॉइंट यहां पे कि दुगना रोजगार, दुगनी आय। दूसरा हो गया कि रोजगार बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। थर्ड क्या होगा, अब उद्योग लगाया जाएगा बिहार में। तो आप खुद सोचो बिहार कैसा है, एग्रीगेरियन बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। बिहार में 85% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, तो एग्रीकल्चर पे। अब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो बिहार में उद्योग किस टाइप का लगाया जाए, तो एग्रीकल्चर बेस्ड, मतलब फूड प्रोसेसिंग बेस्ड, इस टाइप का उद्योग लगाया जाए। तो उसके लिए क्या, एग्रीकल्चर को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो भी है।
तो प्रॉब्लम्स हैं बिहार में फ्लड का, पर मतलब कि आप देखोगे कि लैंड का जो डिवाइड है वो भी बहुत कम है, लैंड फ्रेगमेंटेड है, तो बहुत सारा इशू है। तो ठीक है, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। सबसे पहले हमने देखा क्या, यहां पे जो थर्ड है वो क्या कह रहा है, कृषि के बारे में बात कर रहा है। कैसे, पहला जो दिक्कत है बिहार में क्या है कि युवाओं का जो भी है पलायन है, लोगों को रोकने के लिए तो दुगना रोजगार, दुगनी आय करेंगे। रोजगार कैसे बढ़ेगा, तो उद्योग लगा के, तो समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार बनेगा। और जो तीसरा जो होगा वो कैसे काम करेगा, तो उद्योग लगाने के लिए बिहार कैसा है, एग्रीगेरियन बेस्ड इकोनॉमी है, तो बिहार के एग्रीकल्चर को और प्रमोट करेंगे ताकि उद्योग लगाने में आसानी हो। कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, ये हो गए आपके 3 पिलर DSK। ठीक है, अब देखते हैं यू के बारे में हम लोग बात करेंगे, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। आपको पता होगा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है बिहार में, क्वालिटी नहीं है, एजुकेशन का क्वालिटी में दिक्कत है यहां पे। तो यहां पे हम लोग काम करेंगे उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, तो इससे क्या प्रोवाइड होगा, तो ये चौथा पिलर है। देखो, आपको अगर टेक्निकली भी साउंड होना है, आपको बेटर परफॉर्म करना है, तो आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। तो और जब एजुकेशन अच्छा मिल जाएगा, आपका एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा, यहां पे उद्योग लग जाएगा, रोजगार डबल हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम, तो लोगों का जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, अभी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार का, बहुत मतलब अभी उतना सही नहीं है, तो उसको बेटर करने के लिए हम लोग को बहुत जरूरत है। ठीक है, और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो यहां पे क्या है, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। ठीक है, सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, तो ये हो गया आपका 5वां जो कि पिलर हो गया DSKU। यहां पे SMS हम लोग अभी बात करेंगे, तो बाकी पे 2 बात करते हैं। जो यहां पे क्या है कि मजबूत आधार। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले हमको रोजगार चाहिए था तो डबल कर दिए रोजगार। उद्योग कैसे रोजगार आएगा, तो उद्योग लगाएंगे, तो समृद्ध उद्योग हो गया। उसके बाद कैसे उद्योग बिहार में कैसा लगेगा, तो कृषि बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, तो यहां पे कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। अब देखो जब ये सब हो गया तो एजुकेशन अच्छा चाहिए, तो एजुकेशन हो गया यहां पे। उसके बाद ईज ऑफ लिविंग को और बढ़ावा देने के लिए क्या होगा, तो सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। और जब ये सब बेटर हो गया, जो आपका एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, जो आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सब पे काम हो गया, तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करोगे। तो छठा क्या है, मजबूत आधार। क्या है छठा, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। यह है 6th नंबर ऑफ आपका पिलर हो गया। और 7th हो गया सबका सम्मान और जीवन आसान। सबका सम्मान करिए, दूसरों को जीने और खुद भी जिए और दूसरों को जीने दीजिए, सबको रिस्पेक्ट करिए। और ये सब हमारा क्या, सबका सम्मान, जीवन आसान, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग, ये मैं रब कर देता हूं। ठीक, अभी तक आपने समझ लिया होगा, मैं एक बार आप सबको रिकॉल करवा देता हूं ताकि यहीं पे अभी क्लास में ही पूरा आपको याद हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दुगना रोजगार, दुगनी आय, DSK, पहले यहां पे रखो DSKUSMS। ठीक है, तो दुगना रोजगार, दुगनी आय। अब रोजगार के लिए क्या चाहिए होगा, तो इंडस्ट्री चाहिए होगा, तो समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। अब इंडस्ट्री हो गया, तो इंडस्ट्री बिहार में कैसा होगा, तो एग्रीकल्चर बेस्ड, तो कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। अब देखो कृषि में प्रगति जब मिलेगा तो उसके लिए शिक्षा भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली साउंड होना पड़ेगा, लोग को एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा पढ़ के आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। तो ये 4 हो गए। उसको जब शिक्षा मिलेगा तो हेल्थ केयर भी अच्छा चाहिए हम लोग को, तो हेल्थ केयर के लिए क्या है, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। जब हेल्थ केयर हो गया तब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आइए, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। और जब ये हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या हो गया, सबका सम्मान, जीवन आसान। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये आप लोग, मैं इसकी PDF भी दे दूंगा, तो आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक करके, जो दुगना रोजगार, दुगनी आय है, तो उस पर बात करेंगे। अब नाम से सोचो, अब दुगना रोजगार, दुगनी आय मतलब कुछ तो रोजगार को डबल करने का बात कर रहा है, यहां पे दुगना रोजगार मतलब डबल करेगा और दुगनी आय बढ़ाएगा। तो आय से आप क्या समझते हो, पर कैपिटा इनकम। तो इसका पहला ही गोल वही डाल दो कि डबलिंग पर कैपिटा इनकम। क्या है, डबलिंग पर कैपिटा इनकम। ठीक, पर कैपिटा इनकम, ये हो गया फर्स्ट।
सेकंड हम इसका क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने क्या बताया था कि मैंने 2020 से 25 के बीच में कितने लोग को रोजगार दिया, तो 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो इस बार क्या टारगेट रखा है इन्होंने, तो इन्होंने टारगेट रखा है कि उसको 1 करोड़ बना देंगे, ठीक है, 1 करोड़ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो 1 करोड़ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। तो ये हो गया सेकंड, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपने सुना होगा अभी कि महिलाओं के खाते में कितना आया है, तो 10,000 रुपए आए हैं। तो वुमेन इंपावरमेंट जो स्कीम है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, यहां पे लिखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ठीक, रोजगार योजना। तो यहां पे क्या बात किया गया कि जो भी लोग बचे हुए हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं गया है 10,000, तो उनको जो रिमेनिंग अमाउंट है 10,000 वो प्रोवाइड किया जाएगा। और जो 4th नंबर का क्या है कि जो लोग बच गए हैं उसके बाद 10,000 का ये जो सपोर्ट मिलेगा वो तो मिलेगा ही, प्लस में जो आपने सुना होगा कि 2 लाख का लोन भी मिलेगा। तो किनको मिलेगा, तो जो कास्ट जो सर्वे जो हुआ था 2023 में, सर्वे जो हुआ था 2023 में, ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा कि जो लोग नीडी होंगे, मतलब जो 94 लाख जो पुअर हैं, 94 लाख जो पुअर पीपल निकल के आए थे, इसमें से तो फैमिलीज जो कास्ट सर्वे से जो निकल के आई थी उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा ये 2 लाख लोन के लिए, ठीक है, प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, इसमें हार्ट लगाया जाएगा, ये सब बात है नॉर्मल सी, बट ये डेटा आप में आना चाहिए। रोजगार जो अगर आपसे क्वेश्चन आया कि दुगना रोजगार दुगनी आए, तो ये सारा पॉइंट आप उसमें डालोगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पूछते हैं कि जब रोजगार हो गया, डबल करने का बात कर लिया हमने, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे कि समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार बनाएंगे। तो उद्योग के लिए क्या चाहिए आपको, तो सबसे पहला कि कुछ तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हमने इसमें टारगेट रखा है। क्या रखा है टारगेट क्या रखा है कि हम लोग 50 लाख करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। तो रुपीस 50 लाख करोड़, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ये पहला टारगेट, ये हमारा नेक्स्ट अगला लिखेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। आपको ने सुना होगा बियाडा का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये लिखता हूं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये हो गया ईज ऑफ डूइंग को। अच्छा, टोटल कितने शुगर मिल जो अभी बंद हो चुके हैं, तो 25 जो शुगर मिल उनका क्या किया जाएगा, रिवाइवल किया जाएगा, ठीक है, रिवाइवल किया जाएगा, फिर से उनको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। और बिहार को ईस्ट इंडिया का इंडस्ट्रियल हब बनाएगा, ठीक है। बिहार एज अ ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल हब सेटअप ऐसे लिख देता हूं, सेटअप बिहार एज अ ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल हब की बात की गई है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स लाएंगे, इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, इंडस्ट्रियल, ये सब सारा सब इसमें पॉइंट इंक्लूडेड है। तो ये क्या हो गया, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार में आप ये सब पॉइंट ऐड करोगे। नेक्स्ट होगा जब समृद्ध उद्योग होगा, कहां पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर रोड मैप जो 4 है उसके लिए यहां पे बात किया गया कि उसको बूस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो 4th एग्रीकल्चर, इससे पहले बहुत सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप ये लॉन्च कब किया गया था, तो 2024 से लेकर के 2029 के बीच का इसका ड्यूरेशन है। और इसके लिए बजट कितना दिया गया था, 1.62 लाख करोड़। तो इसको बूस्ट किया जाएगा, इसको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या था, इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, तो वो क्या है कि मखाना रोड मैप, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक। लेकिन जो स्पेशल फोकस रहेगा, किस पे रहेगा, स्पेशल फोकस किस पे रहेगा, कौन कौन से सेक्टर पे रहेगा, तो फूड प्रोसेसिंग इस पे रहेगा। और क्या, डेयरी, और किस पे रहेगा, तो फिशरीज
फिशरीज पे स्पेशल फोकस रहेगा। अच्छा, हर खेत को सिंचाई का पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में मिल्क कोऑपरेटिव हर एक विलेज में लगाया जाएगा। तो यहां पे पॉइंट एक और निकल के आता है, मिल्क कोऑपरेटिव इन एवरी विलेज, मिल्क कोऑपरेटिव ऑपरेटिव्स इन एवरी विलेज, हर एक विलेज में, एवरी विलेजेज। ठीक है, ठीक, तो ये हमने लिख लिया, ये कंप्लीट हो गया। यहां तक का आपको समझ में आ गया, हर खेत को पानी मिलेगा, ये सब मिलेगा, तो इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्या होगा, जब आपका एग्रीकल्चर बूस्ट हो गया तो उन्नत शिक्षा, अब शिक्षा भी चाहिए भाई, एग्रीकल्चर आप अच्छा करोगे तो यहां का शिक्षा का आपको पता होगा, ड्रॉप आउट रेट, ये सब जो क्वालिटी है तो उसमें दिक्कत। तो पहला उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य के लिए क्या बात किया गया, तो मॉडल स्कूल हर एक ब्लॉक में लगाया जाएगा। और क्या बनाया जाएगा, डिग्री कॉलेज भी बनाया जाएगा हर एक ब्लॉक में। तो पहला, एवरी ब्लॉक में क्या किया जाएगा, एवरी ब्लॉक में क्या किया जाएगा, तो दो काम किया जाएगा। पहला क्या हो, तो मॉडल स्कूल, मॉडल स्कूल का बात किया गया है कि मॉडल स्कूल्स लगाए जाएंगे। और क्या किया जाएगा कि आपको डिग्री कॉलेजेज, डिग्री कॉलेजेस की बात की गई है इसमें। अच्छा ठीक है, क्या होगा, एजुकेशन सिटी भी बनाया जाएगा। ठीक है, सेकंड, एजुकेशन सिटी की बात की गई है, एजुकेशन सिटी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। चलिए ठीक, ये हो गया यहाँ पे कि न्यू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। चलिए सब में 3-3 पॉइंट लिख रहे हैं तो ये भी लिख देते हैं कि न्यू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट सेट किया जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, यहां तक का हमने देख लिया DSKU। अब हम लोग देखेंगे क्या, SMS। ठीक है, नेक्स्ट क्या टारगेट करेंगे, तो नेक्स्ट टारगेट करेंगे हेल्थ पे। तो क्या होगा, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। तो इसमें पहला ही जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो ब्लॉक लेवल का जो हॉस्पिटल हुआ करता है, ठीक है, तो उसको क्या किस में बदला जाएगा, तो स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में बदला जाएगा। ठीक है, स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में उसको बदला जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हॉस्पिटल रहेगा उसको सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में बदला जाएगा। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूं। सेकंड, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हॉस्पिटल्स होंगे, हॉस्पिटल्स, उनको किस में बदल जाएगा, तो सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में बदला जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाएगा हेल्थ केयर के एक्सपेंशन के लिए, फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंशन के लिए। और क्या किया जाएगा कि जो सरकारी जो डॉक्टर्स हैं, बहुत डॉक्टर क्या करते हैं कि बाहर जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए इसमें प्रावधान लाया जाएगा कि पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट, यहां पे क्या लाई जाएगी, पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट किनको किया जाएगा, प्राइवेट प्रैक्टिसेज बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स। ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिसेज गवर्नमेंट डॉक्टर्स। ठीक, तो ये सब इसमें लाया जाएगा, ये सब फैसिलिटी है, ये सब पॉइंट्स हैं जिस पे काम किया जाएगा इस पे। तो 7 पिलर्स के अंदर में क्या क्या आते हैं, तो अब हमने यहां पे देख लिया हेल्थ के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पे मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। तो आधार आप देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यहां पे सबके पॉइंट में आना चाहिए कि 5 न्यू एक्सप्रेसवे जो कि है डेवलप किया जाएगा। तो एक्सप्रेसवे डेवलप किया जाएगा। सेकंड क्या काम बोलता है कि अगला क्या है कि जो रूरल रोड जो है उनका क्या होगा, अपग्रेडेशन। मतलब अगर मान लो आप सिंगल लेन है सिर्फ, तो उनको क्या किया जाएगा, बाई लेन है तो उनको किया जाएगा मल्टी लेन। तो इस टाइप का मल्टी लेन, तो इस टाइप का प्रावधान इसमें लाया गया है। नई सिटीज बसाई जाएंगी, अर्बन एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अर्बन एक्सपेंशन और नई सिटीज
बना बसाई जाएंगी, न्यू सिटीज़ एंड न्यू सिटीज़ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, न्यू सिटीज़, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि आधार का बात कर रहा है, तो आप खुद सोचो क्लाइमेट चेंज से हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो क्या है कि सोलर रूफ टॉप ये सब का पे काम किया जाएगा, मतलब कि आप लोग ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करिए, ठीक है। और एक पॉइंट तो आप लोग मिस मत करना, ये मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं कि यहां पे ना पटना में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी मतलब बसाई जाएगी। तो वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी कहाँ होगा, तो पटना में बनेगा। और ये सोलर रूफ, ये सब टूरिज्म, ये सब में अलग अलग टाइप का टूरिज्म होता है ना, इको टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मतलब इस टाइप का, मतलब स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को भी, सोलर को भी, नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सबका सम्मान जीवन आसान कैसे होगा भाई। तो आप ना सबसे पहले आपने सुना होगा नीतीश कुमार जी ने जब री एग्जाम का नारा चल रहा था, तो उस टाइम क्या लॉन्च किया था, तो प्रगति यात्रा। तो उसमें जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीट नहीं हुए, तो उनको पहले कंप्लीट किया जाएगा। तो 430 जो प्रगति यात्रा के टाइम में जो प्रोजेक्ट्स थे, तो उनको पहले कंप्लीशन किया जाएगा, उसको कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है इसमें, सबका सम्मान जीवन आसान में जो इससे पहले 7 निश्चय जो 2 आया था ना, 7 निश्चय 2, तो उसमें भी कुछ ना कुछ काम बाकी होगा। तो पेंडिंग वर्क्स जो होंगे, पेंडिंग वर्क्स उनको पहले प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट किया जाएगा। तो यहां भी कंप्लीशन का बात किया गया है। और ये किस टाइप का, कैसे ये मिलेगा, सबका सम्मान जीवन आसान कैसे होगा, तो जीवन आसान कैसे होगा, तो डिजिटली लोग, मतलब आप समझो कि कोई भी काम आसानी से आपका हो जाए। जैसे आप RTPSC सब पोर्टल देखते हो, पहले क्या होता था कि ब्लॉक जाना पड़ता था, जा करके वहां से आपको मतलब कि जाति ये बनाना पड़ता था ना, कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया, प्लस में आपका आय का हो गया, और क्या बनाना पड़ता था आपको, तो बिहार के आप निवासी नहीं है, बहुत सारा मतलब कि आपको डोमिसाइल ये सब बनवाना पड़ता था। तो अब क्या होता है कि आप डिजिटली बना सकते हो, तो इसमें भी बात किया गया है। और क्या हो गया है, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का बात किया गया है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का बात किया गया है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अच्छा ठीक है, तो ये सब तो हो गया, बट इसमें चैलेंजेस भी तो कुछ आएंगे ना, तो बिल्कुल चैलेंजेस तो आएगा, ऑब्वियस है। तो क्या होगा, मेजर चैलेंजेस, तो हम लोग लिखते हैं उसको मेजर चैलेंजेस। क्या क्या दिक्कत आएगा यहाँ पे, तो पहला तो आप खुद सोचो कि फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि लिमिटेड स्टेट के पास क्या है, रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल या फिस्कल लिख देता हूं, फिस्कल स्ट्रेस एंड लिमिटेशंस, ठीक है। किसके कारण लिमिटेशन है, तो ऑलरेडी रिसोर्सेज का स्टेट के पास ऑलरेडी क्रंच है, ठीक है। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कैपेसिटी गैप भी है। तो हाँ, ये लिख सकते हो आप कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कैपेसिटी गैप। और क्या हो सकता है इसमें, तो आउट माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। तो ये तो हम लोग का बहुत बड़ा समस्या है, आउट माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक, वर्कफोर्स जो बाहर चली जाती है, ठीक है। और इसका ना प्रॉपर मॉनिटरिंग में भी चैलेंजेज है, मतलब कि आउटकम मॉनिटरिंग डिफिकल्टी जा सकता है, फ्लड आ सकता है बिहार में। तो बिहार, ये भी आप फ्लड को लिखिए, ठीक है। तो फ्लड को हम लोग लिखते हैं फ्लड, ड्राउट एंड फ्लड, मतलब बिहार का ज्योग्राफिकल कंडीशन के साथ हम लोग लिखते हैं क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, मतलब अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके कारण, तो लिख देते हैं वो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड फ्लड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं 5वां लास्ट में, आउटकम मॉनिटरिंग डिफिकल्टीज, आउटकम मॉनिटरिंग डिफिकल्टीज। चलिए ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा ठीक है, इसमें वे फॉरवर्ड रह गया,
वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखोगे, आप खुद सोचो कि यहाँ पे जब बिहार में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इफेक्टिव यूज ऑफ जो ग्रीवांस रिड्रेसल होता है तो उसका बेटर यूज किया जाए, तो इफेक्टिव मैं कलर अलग कर देता हूँ, है ना, रुकिए, ठीक है। इफेक्टिव यूज ऑफ क्या होगा, किसका यूज किया जाना चाहिए, तो ग्रीवांस रिड्रेसल, ग्रीवांस रिड्रेसल, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग एट ब्लॉक लेवल एंड लोकल लेवल, ऐसा मतलब अगर हम लोग करेंगे मॉनिटर तो सही से प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। तो मॉनिटरिंग ऑफ ब्लॉक एंड लोकल लेवल स्टाफ्स, इनका देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। क्लाइमेट रिलिजियंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी है ना, हमेशा पे एक बात याद रखना कि हम लोग जो वल्नरेबिलिटी है ना उसको हम लोग हमेशा, चैलेंजेस जो भी हैं उसको हमेशा वे फॉरवर्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमने जो 4th पॉइंट लिखा था तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्लाइमेट रिजिलियंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो फाइट करेगा, है ना। तो रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। और क्या एक आध लिख लेते हैं, ठीक है, बेटर टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, उसको मिल सकता है। और अगर एक्स्ट्रा में आपको मन करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वही पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। पीपीपी लिख दो, अगर कुछ नहीं आपको बन रहा है तो लास्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिख दो, ठीक है ना। तो ये सब लिख सकते हो वे फॉरवर्ड। और अब हम लोग क्या देखेंगे कि समृद्धि यात्रा, जो प्रगति यात्रा का अगला जो फेज जो था, जो लॉन्च किया गया है, तो क्यों लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये ना समृद्धि यात्रा जो है वो बेतिया वेस्ट चंपारण से लॉन्च किया गया है। और इसका पहला फेज जो है वो 24 जनवरी 2026 तक खत्म हो गया, जो कि कवर किया कितने, तो 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। और ये ना जदयू को जो सीट मिले थे, मतलब 85 आउट ऑफ 243 सीट के बाद का है, मतलब 2 मंथ कंप्लीट हो गए इलेक्शन को। और जो अनाउंसमेंट जो किया गया था पहले इलेक्शन के पहले, तो उसके रिव्यू के लिए, मतलब कि कितना % कंप्लीट हुआ, कब तक कंप्लीट होगा, कितना प्रोजेक्ट बचा हुआ है, और अगर कोई कंप्लीट हो गया तो उसको इनोग्रेट भी कर देंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। बट उससे पहले क्या आप स्टेटमेंट डाल सकते हो नीतीश कुमार जी की, समृद्धि यात्रा इज एम्ड एट इंश्योरिंग, क्या है, प्रॉस्पेरिटी थ्रू, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट निकल के आता है, रिव्यू, अकाउंटेबिलिटी एंड पीपल पार्टिसिपेशन। तो ये डाल सकते हो आप नीतीश कुमार जी का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में जैसे आएंगे तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखोगे कि रिव्यू करना, ठीक है, जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जा रहा है तो उसको रिव्यू करना, एसेस करना कि मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल जितना भी इम्प्लीमेंटेशन का एफिशिएंसी कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको पता करना, ठीक है, एसेस करना, मापना, आइडिया लगाना, ठीक। उसके बाद फिर इनोग्रेट क्या करना, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट जो भी कंप्लीट हो गए तो उसको कंप्लीट करना, नए प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू वर्क। उसके बाद सिटीजन का पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस का अकाउंटेबिलिटी, ये सारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। तो यही की गवर्नेंस फीचर्स में अगर बात करोगे तो वही मैकेनिज्म है, डेवलपमेंट रिव्यू करने का मैकेनिज्म है, सिटीजन फीडबैक प्लेटफॉर्म मिलता है। उसका रीजनल बैलेंस फोकस करता है, अकाउंटेबिलिटी, ये देख रहे हो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी रीइंफोर्समेंट। तो ये सारा फीचर्स में आ जाएगा, जो भी कि इंडस्ट्री को बूट करेगा, इंक्लूसिव गवर्नेंस आउटरीच होगा, ठीक। उसके बाद आप जब सिग्निफिकेंस पे आओगे तो सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे आपकी अब मॉनिटरिंग हो रही है स्कीम की, ठीक है। उसके बाद पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करता है, क्या, जो अभी समृद्धि यात्रा है वो फैसिलिटेट करता है कि पब्लिक से डायरेक्ट आप मिल सको। और क्या प्रमोट करता है, क्या, तो रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब स्ट्रेंथन करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कमिटमेंट टू वेलफेयर के लिए आप कमिटेड हो, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है। इसके बाद अब जो चैलेंजेस, जो नॉर्मल चैलेंजेस आते हैं कि टाइमली प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए, उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक जो भी डिले है तो वो नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल
आउटरीच विथ गवर्नेंस को बैलेंस करना है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन को में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब सारी क्या है, चैलेंजेज हैं। उसका बिहार लिंकेज में क्या कि जो नॉर्थर्न जो बिहार है, जहाँ बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उस पर पहले ध्यान दिया जा रहा है, पहले वहाँ से स्टार्ट की गई है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होगा। जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो उनको क्या होगा, एम्पावरमेंट होगा इससे, इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन से, अलग अलग प्रोजेक्ट से, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, नए जो फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा या फिर काम मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस है कि जनरेट होगी। लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन मिलेगा। ये सारे जो आर्टिकल हैं जो वेलफेयर स्टेट का बात करता है, डीपीएसपी में लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रेंथनिंग होगा। 243 पंचायत से आप उठा लोगे जी का, ठीक है। 39B इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी डीपीएसपी 41। तो ये सब आप डाल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं ड्यूरिंग समृद्धि यात्रा क्या हुए हैं। तो 125 प्रोजेक्ट वर्थ ₹153 करोड़ जो कि इनोग्रेट किया गया है, इनोग्रेटेड, एंड 36 वर्थ ₹29 करोड़ ये लॉन्च किया गया है, ठीक। उसके बाद इनोग्रेट किया गया और लॉन्च किया गया। उसके बाद डेवलपमेंट वर्क वर्थ 538 करोड़ इनोग्रेटेड इन सारण डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग समृद्धि यात्रा। मुजफ्फरपुर में सदर हॉस्पिटल टू बी अपग्रेडेड इनटू मॉडर्न सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो ये हमने उसमें भी पढ़ा अभी 7 निश्चय 3 में भी। और मुजफ्फरपुर का ये डाल सकते हो आप एग्जाम्पल चाहो तो। 5 न्यू ब्रिजेस, ठीक है, की रोड्स वाइडनिंग एंड एलिवेशन, ये देख रहे हो 7 निश्चय में भी मैच कर रहा है। समृद्धि यात्रा और 7 निश्चय 3 हम लोग का मैच कर रहा है। तो ये पॉइंट्स आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे कि समृद्धि यात्रा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है बिहार का गवर्नेंस मॉडल ऑन दी ग्राउंड, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड रीजनल बैलेंस प्रॉस्पेरिटी। तो इस टाइप का कीवर्ड्स आप जब डालोगे तो आपका आंसर क्या होगा कि बेटर दिखेगा, ठीक। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि जो जंजी रिवॉल्ट है वो उस पर हम लोग बात करेंगे, और अगला जो भी टॉपिक होगा, ठीक है, ले लेंगे लद्दाख का इशू ले लेंगे साथ में, ठीक। तो ये दोनों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।